नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है और उसके कहानीकार कौन से हैं। तो सबसे पहले जितने भी विद्वान हैं सबके अलग अलग विचार हैं। सब ये इस बात का समर्थन करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई कहानी जो है उसे पहली कहानी माना जाए, किंतु तर्कों और तथ्यों के आधार पर हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि हिंदी की पहली कहानी आखिरकार कौन सी है और उसे लिखने वाले विद्वान कौन से हैं। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 कॉलम बना लीजिए, एक प्रथम कहानी, दूसरा कहानी लेखक, तीसरा मानने वाले विद्वान। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले राम रतन भटनागर नाम के विद्वान आए। इन्होंने कहा कि इंसा अल्लाह खान ने एक कहानी लिखी, रानी केतकी की कहानी, जो 1801 में लिखी। इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। किंतु अगर तथ्यों के आधार पर हम देखें तो रानी केतकी की कहानी में उपन्यास का गुण है। बहुत लंबा उपन्यास है, लगभग इसे अगर कहानी मानेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। 150 पृष्ठों की ये कहानी है। तो वो कहानी तो हो नहीं सकती जिसे कम से कम एक दिन लगे पढ़ने में, क्योंकि कहानी के लिए मानक कल मैंने आपको बताया था कि कहानी कला के तत्व होने चाहिए, यानी कथा, वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन और संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, अंत में उद्देश्य। अगर ये 6 गुण मिल जाते हैं तो हम मान लेंगे कहानी। अगर ये 6 गुण नहीं मिलते हैं तो वो कहानी नहीं है। तो इस आधार पर रानी केतकी की कहानी बहुत लंबी हो जाती है। कथा वस्तु उसकी बहुत लंबी है, इस कारण इसमें उपन्यास सा गुण आ जाता है। इस कारण इसे पहली कहानी नहीं माना जाता। लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राम रतन भटनागर ने किसे रानी केतकी की पहली कहानी माना है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए। शुक्ल जी ने कहा कि इंदुमती कहानी जो 1900 में लिखी गई, किशोरीलाल गोस्वामी की ये कहानी थी, इसे पहली कहानी माना जाना चाहिए। अब इसमें कहानी कला के सभी तत्व हैं, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन और संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, यानी इंदुमती कहानी में वे सभी गुण हैं जो कहानी में होने चाहिए। तो उस आधार पर इसे सर्वमान्य रूप से हिंदी की पहली कहानी मान लिया जाता है। किंतु इसके बाद भी कई विद्वान आए, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में अलग अलग कहानियों को अलग अलग रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में डॉक्टर बच्चन सिंह जब आए तो इन्होंने कहा कि देखिए, जो इंदुमती कहानी है, इस कहानी पर शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा है। शेक्सपियर ने कौन सा नाटक लिखा है? टेम्पेस्ट नाम का नाटक लिखा है। उसी का ये छाया अनुवाद है, यानी इसमें शेक्सपियर का नाटक का हल्का सा प्रभाव दिखाई देता है। अतः ये पहली कहानी नहीं है। ऐसा किसने बताया? डॉक्टर बच्चन सिंह और राजेंद्र यादव ने। तो इन्होंने कहा कि है तो पहले कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी ही। शुक्ल जी ने जो बताया ये बात सही है, लेकिन इन्होंने एक पहले भी कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम प्रणयिनी परिणय है, जो सन 1887 ईस्वी में लिखा था। इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। लेकिन अगर कहानी कला के तत्वों के आधार पर देखें तो इसमें कथा वस्तु तो है, लेकिन पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चरित्र चित्रण बहुत विस्तृत है, संवाद योजना न के बराबर है, भाषा शैली उपयुक्त नहीं है, इसमें ब्रज भाषा का ज़्यादा पुट मिलता है और व्याकरण के नियमों का भी पालन नहीं हुआ है। देश काल और वातावरण में भी यह कहानी असफल रही है। तो उस वजह से इसे हिंदी की पहली कहानी केवल बच्चन सिंह द्वारा प्रस्तावित की गई है। विद्वानों ने इसे मान्यता नहीं दी है।
फिर राजेंद्र बढ़वालिया नाम के विद्वान आए। इन्होंने कहा कि ऊपर के जो तीनों हैं इनके सिद्धांत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष है। जैसे कहा कि ये बहुत लंबी है तो ये लघु उपन्यास है, केतकी की कहानी। इंदुमती है तो इस पे नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव दिखाई देता है। शेक्सपियर जो अंग्रेजी के नाटककार हैं, प्रणयिनी परिणय में कहानी कला के तत्व नहीं विद्यमान हैं। रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा है जमींदार का दृष्टांत। ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती है क्योंकि यह कहानी समय के हिसाब से भी सबसे पहले है और इसमें कहानी कला के तत्व भी विद्यमान हैं। लेकिन इस पर कटाक्ष किया देवी प्रसाद वर्मा ने। देवी प्रसाद वर्मा आए और इन्होंने कहा कि माधवराव सप्रे में सन 1901 में इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी। ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती है क्योंकि हिंदी की बात है तो अंग्रेजी का लेखक ये संभव नहीं कि वो हिंदी में लिखे। रेवरेंड जे न्यूटन ने अगर जमींदार का दृष्टांत लिखा तो एकाक और कुछ हिंदी में उन्हें लिखना चाहिए था। ये तो संभवतः उनकी अंग्रेजी की कहानी रही होगी, उसे ही अनुवाद किसी से करवा करके कह रहे होंगे कि हम हिंदी के पहले कहानीकार हैं। तो इस बात का खंडन देवी प्रसाद वर्मा ने कर दिया। तो इस प्रकार से इसे भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। टोकरी भर मिट्टी की चर्चा करें तो इस पर थोड़ा बहुत विद्वानों ने विचार किया। इसमें एक बूढ़ी अम्मा है, उसके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो चुकी है टोकरी भर मिट्टी में, और वह झोपड़ी लगाकर रहती है, अच्छे से जीवन यापन करती है। वहीं बगल में एक ठाकुर साहब हैं, उनका बहुत बड़ा मकान है। वो एक दिन जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें झोपड़ी दिखाई दी। तो इस पर उन्हें ये लगा कि मेरे घर की शोभा ये झोपड़ी खराब कर रही है, बेकार कर रही है। तो वो तुरंत आए और बूढ़ी अम्मा को कहीं जाने के लिए कहने लगे। तो इस पर बूढ़ी अम्मा नहीं आती है। तो प्रशासन के माध्यम से बूढ़ी अम्मा को जबरन उस स्थान से हटाने का काम करते हैं ठाकुर साहब। इतने में जो बूढ़ी अम्मा है उसके सामने अपने पति और अपने पुत्र जब जीवित थे तो उनका सारा व्यवहार आचार आँखों के सामने साक्षात सा होने लगता है। तब तक वो बूढ़ी अम्मा ठाकुर साहब के पास जाती है और कहती है कि बेटा मुझे इसमें से एक टोकरी भर मिट्टी ले लेने दो। तो ठाकुर साहब पूछते हैं कि इसका क्या करोगी? तो वो बताती है कि मैं जा कर के चूल्हे के सामने से एक टोकरी भर मिट्टी लूँगी और जहाँ भी रहूँगी वहाँ इस बात का अनुभव करूँगी कि जिस रसोई से मैं अपने पति और पुत्र को खाना बनाकर खिलाती थी आज मैं उसी स्थान पर हूँ। यानी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात याद करूँगी। तो ठाकुर साहब इस बात को सुनते हैं और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित हो करके वो बूढ़ी अम्मा के लिए वहाँ एक अच्छा सा मकान बनाकर दे देते हैं और कहते हैं अम्मा जब तक तुम्हारी मर्जी हो तब तक तुम यहाँ रह सकती हो, तुम आजीवन यहीं पर रहना। तो ऐसे हृदय विदारक कथानक को लेकर एक टोकरी भर मिट्टी कहानी चलती है और इसे हिंदी की पहली कहानी मान लिया जाता है। अब यहाँ तक तो बात सही है, किंतु अब इसमें देखा जाए तो इसमें लक्ष्मी नारायण लाल ने कई दोष निकाल दिए। लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि इसकी कथा वस्तु तो अच्छी है लेकिन पात्र और उनका चरित्र चित्रण अच्छे से नहीं हुआ है। पात्र हैं तीनों पात्रों का नाम नहीं दिखाई देता है।
उनके चरित्र पर भी विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। एकदम अत्यंत ही इसे आप शार्ट स्टोरी यानी छोटी कहानी कह सकते हैं। ये कहानी तो नहीं हो सकती। तो इस बात का खंडन करके लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1903 ईस्वी में एक कहानी लिखी है। उस कहानी का क्या नाम है? 11 वर्ष का समय। इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है, उसकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ। इसमें शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी के एक मित्र होते हैं। दोनों मंदिर घूमने, उत्तराखंड के एक मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो अचानक आंधी आ जाती है और मंदिर के ठीक बगल में जंगलों का एक हुजूम रहता है, अर्थात चारों तरफ वह मंदिर जंगलों से घिरा रहता है। तब तक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जंगलों के बीच में से गाना गुनगुनाने की। तो वो उस तरफ जाने लगते हैं। तो जो पंडित होते हैं वो उन्हें रोकते हैं कि वो प्रेत है, भूत है, वहाँ मत जाइए, नहीं तो बहुत आप सबके लिए घातक होगा। किंतु शुक्ला जी और उनके मित्र उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर वह आत्मा गुम हो जाती है। वहां आवाज़ बंद हो जाती है और उसके आसपास एक टूटी झोपड़ी है। वहीं पर वो आवाज़ बंद हुई, वहीं पर वो स्त्री जो दूर से दिखाई दे रही गायब हो जाती है। तो उसे देखकर वो लोग पीछा करते करते उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सफ़ेद साड़ी में स्त्री बैठी हुई है। तो शुक्ला जी और यानी शुक्ल जी ने मैं का प्रयोग किया है। तो शुक्ल जी और उनके मित्र पूछने लगते हैं। उससे पहले तो डरते हैं, हवाएं क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, चारों तरफ घना जंगल है। तो पूछते हैं तुम कौन हो, यहाँ कैसे हो? तो वो बताती है कि मैं बचपन में, मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी पति थे, मेरे सास ससुर सब थे, किंतु एक बार ऐसे ही घनघोर आंधी आई और उसमें वो सब कुछ बहा ले गई। तो शुक्ल जी के जो मित्र होते हैं तो पूछते हैं कि वह जो आंधी आई थी उसमें तुम्हारे पति और सास ससुर जो थे वो पहाड़ी के उस तरफ उस स्थान पर से ऐसे गए थे? बोली हाँ। और तुम कहाँ रह गई थी? बोली मैं झोपड़ी में ही दब गई थी। फिर इसके बाद एक एक करके शुक्ल जी के मित्र बात बताने लगती हैं तो वह हाँ करने लगती है। तो इतने में शुक्ल जी के मित्र रोने लगते हैं कि वो जो आदमी जिसे तुम सोच रही हो कि वो उस झंझावात का शिकार हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो मैं ही हूँ। तो दोनों का मिलन हो जाता है और मिलन पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस आधार पर लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा कि 11 वर्ष का जो समय है ये हिंदी की पहली कहानी है, क्योंकि इसमें कथा वस्तु भी ठोस है कि पहले आरंभ रोचक है, संक्षिप्त है कि व्यक्ति पूरी कहानी पढ़ने के लिए आकर्षित हो जाए। मध्य विस्तार से युक्त है कि शुक्ल जी और उनके मित्र खोजने लगते हैं कि वो आत्मा कहाँ है। अंत में वह आत्मा मिलती है, मिलकर के सारी बातें बताती है। बताने पर शुक्ल जी ये संदेश देते हैं कि कभी कभी हम जिसे बुरा समझते हैं, जिसे भूत प्रेत इत्यादि समझते हैं, वह वैसा होता नहीं। गाँवों में कहते कहते किंवदंतियाँ लोग बना देते हैं। तो ये 11 वर्ष की का समय कहानी भी पहले कहानी की श्रेणी में आती है, किंतु अब इसे भी पहली कहानी नहीं माना जाता, क्योंकि एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है इसे ही अधिकांश विद्वान पहली कहानी की मान्यता देते हैं। तो दो कहानियों पर विवाद है।
टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में लिखी गई और इंदुमती जो 1900 में लिखी गई। तो विद्वानों ने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई इंदुमती को ही, क्योंकि समय के हिसाब से पहली कहानी है, और अगर शेक्सपियर ने नाटक लिखा भी था तो वो नाटक था, ये कहानी है। अंशतः कल्पना के सहारे अगर किसी ने इंदुमती कहानी लिख दिया किशोरीलाल गोस्वामी ने, तो इसे ही पहली कहानी माना जाना चाहिए। अब तो रही ये बात कि सभी कहानीकार और प्रथम कहानी के विषय में आपका मंतव्य स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद अब हम कुछ ऐसे कहानीकारों की और कुछ कहानी आंदोलनों की चर्चा करेंगे जो हिंदी के कहानी के क्षेत्र में प्रथम माने जाते हैं। इसके बाद सर्वमान्य रूप से हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। कब लिखी गई? 1900 में। किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी ने। फिर इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो छाया, जो 1912 ईस्वी में लिखा गया, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। कहानी संग्रह का मतलब समझते हैं। कहानी संग्रह यानी एक किताब, कहानी की पहली किताब कौन सी थी? तो छाया थी। उससे पहले केवल एक कहानी छपती थी, कहानी की कोई किताब नहीं थी हिंदी में। पहली कहानी की किताब सन 1912 में प्रकाशित हुई, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। अब प्रथम महिला कहानीकार कौन है? तो राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है। इसके बाद 2-3 और प्रश्न बनते हैं कि पहली राजनीतिक कहानी कौन थी? तो पहली राजनीतिक कहानी इन्हीं की ही थी, बंग महिला की ही थी। वो आचार्य भवदेव पांडे आई। इन्होंने कहा कि बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष ही हिंदी की पहली राजनीतिक कहानीकार हैं। राजनीतिक कहानीकार। अब आपसे राजनीतिक कहानीकार, अब पूछा जाए कि कौन सी कहानी इनकी पहली राजनीतिक कहानी थी? तो चंद्रदेव से मेरी बातें। यह बड़ी ही रोचक कहानी है, इसकी चर्चा भी मैं आपसे अभी करूंगा। इसमें चंद्रदेव से मेरी बातें में लगभग एक तरह से इसे व्यंग्यात्मक कहानी भी आप कह सकते हैं, राजनीतिक कहानी भी है, जिसे डॉक्टर भवदेव पांडे ने, आचार्य भवदेव पांडे ने पहली कहानी माना है। तो देखिए, सन 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था, यानी एक तरह से आज जो पोस्ट प्रधानमंत्री की है, ठीक वही पोस्ट लॉर्ड कर्जन की थी। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, कि मुस्लिम एक तरफ रहेंगे और हिंदू एक तरफ रहेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के आधार पर। तो इसे क्योंकि सीधे सीधे लिखते, तो मुंशी प्रेमचंद की तरह उनकी कहानी को भी जब्त कर लिया जाता, जैसे सोजे वतन को जब्त किया गया था। तो इन्होंने क्या कहा, बंग महिला ने कैसे लिखा कि चंद्रदेव से मेरी बातें, कि जैसे जो कोई पढ़ेगा तो जो विद्वान है वो तो समझ जाएगा कि लेखक किस बात पर व्यंग कर रहे हैं, किसकी राजनीति के विषय में कह रहे हैं, लॉर्ड कर्जन पर। और इन्होंने प्रतीक किसका सहारा लिया था? चंद्रदेव का। सायंकाल का समय है, लेखक अपनी छत पर होता है, छत से वह चंद्रमा को देखता है, देख करके कहता है कि चंदा मामा, आप सबके मामा बनते हैं, किंतु ये बताइए कि इतने दिन से आप एक ही पद पे बने हुए हैं, और क्या आपको उबन नहीं होती है क्या? कि आपको
जैसे उसी पद पे बने रहने में बहुत खुशी महसूस होती है, या आप सबका शोषण कर रहे हैं। जैसे इस बात को बताते हुए वे लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति लेते हैं कि जब से आप आए हैं, यानी जब तब से बेरोजगारी, भूखमरी, भारत की दुर्दशा, दीनहीनता बढ़ती ही जा रही है। लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती अंग्रेजी शिक्षा थोप रहे हैं, जो आपका सिद्धांत मानने से मना कर रहा है, उसके ऊपर अनावश्यक दंड आप दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपके राज्य में जो चापलूसी करता है वो महान बन जाता है, और जो चापलूसी नहीं कर रहा है उस बेचारे को कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो ये बताइए कि आप इसी तरह के हैं। चंद्रदेव, कम से कम आप तो देवता हैं, आपको तो देखना चाहिए। दिन में रात में आते हैं इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी हमारे देश पर बैठा हुआ है और उसको आप वहाँ से हटाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा हमारा देश है, इस पर तो विचार करिए चंद्रदेव। ऐसा बताते हैं, बता करके इस कहानी का अंत करते हैं कि यह देश तभी विकसित हो सकता है जब चंद्रदेव आप अपने वास्तविक शासन को लाएंगे, देश में वास्तविकता का संचार करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रतिदिन वीडियो देखा करिए, और जो जानकारी मिले, जो जानकारी न रहे, उसके लिए कमेंट कर दिया करिए, ताकि अगले दिन हम उस बात का समावेश वीडियो में कर सकें।